शशांक आज 3 दिन की दिल्ली की यात्रा के बाद लौट रहा था। इस दौरान उसे रजनी की बेहद याद आती रही। आज तो जब हिचकी आई तो उसे लगा केवल वही नहीं रजनी को याद कर रहा है, बल्कि रजनी भी उसे याद कर रही है। किसी अंधेरे कोने में बैठी, उदास और गुमसुम, जैसे मानो वह कह रही हो, इतने दिन हो गए, तुम आते क्यों नहीं? जल्दी आओ, मुझे तुमसे बात करनी है। शशांक ने बस की खिड़की के बाहर झाँका। बाहर तेज चिलचिलाती धूप पड़ रही थी। दूर दूर तक खेत ही खेत और गांव नजर आते थे। उसने पर्दे खिसकाकर खिड़की को ढक दिया, मोबाइल में समय देखा और अंदाज लगाया। अभी जयपुर पहुंचने में कम से कम 3 घंटे लगेंगे। उसने बस की पुश सीट पर अपनी गर्दन टिकाकर आंखें बंद कर ली और रजनी के बारे में सोचने लगा। अच्छा नहीं हुआ रजनी के साथ गैंगरेप हुआ, वहशियाना हमला किया गया, चेहरे को नोचा गया, जिस्म पर जगह जगह चोट के निशान दरिंदगी की कहानी कह रहे थे। दुष्कर्म के बाद उसे सड़क के किनारे फेंक दिया गया। रजनी किसी तरह बच गई। अब अस्पताल में भर्ती है, जहां उसका इलाज चल रहा था। शशांक को भी याद आया कैसे जब अस्पताल में उसके घावों की ड्रेसिंग की जा रही थी तो बाहर तक उसकी चीखों की आवाज़ आ रही थी। तब शशांक को लग रहा था जैसे चाकू से जिस्म की त्वचा खुरची जा रही हो। चीख की आवाज़ सुनते ही शशांक भीतर तक हिल जाता था। उसे लगता था जैसे कोई चाकू उसी के अंदर छील रहा हो। दर्द रजनी को हो रहा था, लेकिन उसकी आवाज़ें सुनकर शशांक करहा उठता था। शशांक दर्द में ऐसे तड़प उठता जैसे रजनी का नहीं, उसका खुद का शरीर छीला जा रहा हो। जैसे वसूले से लकड़ी छीली जाती है। रजनी के दर्द में वह बहुत देर तक डूबता उभरता रहा और फिर पता नहीं कब उसकी आंख लग गई। घर पहुंचकर शशांक ने चाय पीने के बाद सबसे पहला काम यह किया कि वह अपने स्टडी रूम में आकर बैठ गया। उसने अपने उपन्यास रात का अंधेरा एक ड्राफ्ट निकाला और पन्ने को पलटने लगा। पेज नंबर 40 पर आकर रुक गया। इसी पेज पर रजनी अस्पताल के पलंग पर लेटी थी। पृष्ठ में झांकता हुआ उसे रजनी का चेहरा दिखाई दिया। अचानक जैसे रजनी की आवाज़ आई, आ गए? हाँ आ गया, बहुत दिन लगा दिए, मैं आपको याद कर रही थी। हाँ समय लग गया, बोलो क्यों याद कर रही थी? आपने मेरे साथ अच्छा नहीं किया। कैसे? एक तो मेरे साथ दुष्कर्म करा दिया, ऊपर से आप एक लड़की को एक्सपोज कर घटना को अब पूरे समाज में बताना चाहते हो। क्या ऐसा कर आप दुष्कर्म नहीं कर रहे हो? इसलिए मैंने नकली नाम रखा है रजनी। फिर समाज को कैसे पता चलेगा कि तुम्हारे साथ दुष्कर्म हुआ है? मर्द के लिए नाम कोई मायने नहीं रखता, उसके लिए स्त्री का होना काफ़ी है। आपने रजनी नाम रख कर देश की सभी रजनियों को जिंदगी में रात का अंधकार भर दिया है। अब हर रजनी को लोग आपके उपन्यास की नज़रों से देखेंगे, खा जाने वाली नज़रों से। मैं उपन्यास लिख दूंगा कि सभी पात्र काल्पनिक है। ऐसा लिखने से मर्द जात कल्पना करना छोड़ नहीं देगी। उसको तो पर्दे के पीछे बैठी औरत की चूड़ियाँ की आवाज़ से ही स्त्री गंध आ जाती है और उनके नथुने फड़कने लगते हैं। रजनी नाम रख देने से क्या पुरुष औरतों की अच्छी नज़रों से देखना शुरू कर देगा? तुम चाहती हो तो मैं कोई दूसरा नाम रख देता हूँ, उससे क्या होगा? आप जो भी नाम रखेंगे उस नाम को कलंकित ही करेंगे। लोग अपने घरों में वह नाम रखना ही बंद कर देंगे। शशांक जब रजनी से बात कर रहा था तो अचानक उसे चिड़िया की चींची सुनाई दी। उसने रजनी से कहा, रुको मैं थोड़ी देर में आता हूँ। एक चिड़िया परेशान कर रही
कर रही है। उसने रफ ड्राफ्ट के पन्ने पलटने शुरू किए। पेज नंबर 51 पर चिड़िया बैठी हुई मिली। शशांक ने कहा, बोलो चिड़िया रानी, क्या तकलीफ है? आपने मुझे भूखी मार दिया। कैसे? जेठ की ऐसी तपती दोपहरी में आपने मुझे बाजरे के सट्टे पर बैठा दिया। जेठ में भी कहीं बाजरा होता है क्या? ओफ, सही कहा। चलो मौसम बदल देते हैं, जेठ की जगह कार्तिक कर देते हैं। लेकिन नहीं बदलेंगे, तुम्हें बैठना पड़ेगा बाजरे के सट्टे पर ही, क्योंकि इस कहानी में आगे जाकर बाजरा कुछ गुल खिलाएगा। ठीक है, तो मुझे कार्तिक में ले चलो, अपना पेट तो भर लूँगी, जेठ की गर्मी में यहाँ बैठी बैठी क्या करूँगी। चलिए, बदल दिया मौसम, अब आप कार्तिक में आ गई हैं, खूब अपने पंख फड़फड़ाएं, उड़िए, बाजरे के खेत में भरपूर भोजन का लुत्फ उठाइए। इसी बीच शशांक ने रजनी की आवाज़ सुनाई दी। कहाँ चले गए? रजनी की आवाज़ में दर्द था। रजनी की आवाज़ सुनकर शशांक का दिल भी पिघलने लगता था। अस्पताल के बिस्तर पर तड़पती रजनी की पीड़ा उसे देखी नहीं जाती थी। वह दौड़कर वापस उसी पर आ गया। रजनी ने कहा, हाँ तो तुम्हारे बात नाम पर चल रही थी। ऐसा करता हूँ, तुम्हारा नाम निर्भया रख देता हूँ। तुम फिर छलावा कर रहे हो। कैसा छलावा? किसी जमाने में स्त्री को देवी कहकर छला गया, अब तुम उसे निर्भया कहकर छलना चाहते हो। इसमें छलने की क्या बात है? पहले पुरुष ने स्त्री को देवी कहकर खूब सेखी बाघारी की। हमारे समाज में स्त्री का दर्जा देवी का है और हमारे यहाँ महिलाओं की इज्जत होती है, लेकिन उसे कभी इज्जत नहीं दी गई। कहने को तो देवी थी, लेकिन उसे कभी देवी नहीं माना गया और पैर की जूती बनाकर रखा गया। अब निर्भया का नाम रखकर महिलाओं की पीठ ठोकी जा रही है कि तुम निर्भया हो, लेकिन ज़मीन पर हकीकत क्या है? क्या सचमुच स्त्री आज निर्भय है? यह सब इमोशनल ब्लैकमेलिंग है। फिर मैं ऐसा करता हूँ, किसी झंझट में नहीं पड़ता, मैं किसी विदेशी महिला का नाम रख देता हूँ। पात्र बदलने में मुझे कितनी देर लगती है? तुम्हें विदेशी पर्यटक बना देता हूँ। विदेशी पर्यटक के साथ भी भारत में यह सब खूब होता है। क्या विदेशी महिला की कोई अस्मिता नहीं होती? महिला किसी भी देश की हो, इससे फर्क पड़ता है क्या? देश, धर्म और जाति से महिला की अस्मिता को छोटा बड़ा किया जा सकता है? इस बीच शशांक को एक लड़के और लड़की की बारी बारी से आवाज़ आने लगी, इधर आइए, इधर आइए। वह परेशान हो उठा। उसने रजनी से कहा, सॉरी, प्लीज़ जस्ट वेट, मैं अभी आता हूँ। इसके साथ ही शशांक तेज गति से पन्ने पलटने लगा। उंगलियां एक के बाद एक पन्ने पर सरपट दौड़ रही थी। वह एक जगह आकर रुका जहां लड़का और लड़की खड़े थे। एक नदी के किनारे लड़की की आवाज़ आई, यह आपने क्या किया? क्या कर दिया आपने? हमें कहा नदी के किनारे मिलवा दिया। आजकल कहीं नहीं दिखती है क्या? सारी नदियाँ तो सूख गई हैं। आपका वो पुराना जमाना भी कब का सूख चुका है, जिसमें नायक नायिका नदी के किनारे मिला करते थे। तो तुम कहाँ मिलना चाहते हो? आजकल के लड़के लड़की मॉल में मिलते हैं, सीडीसी कैफ़े डेब मिलते हैं। चलो तुम्हें वहाँ मिलवा देता हूँ। ये लीजिए, आप दोनों को मैंने सीडीसी की एक शांत टेबल पर लाकर बैठा दिया है। यहाँ आराम से कोल्ड कॉफ़ी पीजिए, बर्गर खाइए और प्यार मोहब्बत की बातें कीजिए। तो हमारे नाम पर राम प्यारी और मोहन लाल ही रहेंगे। सीडीसी में ऐसे नाम वाले नहीं आते। चलिए नाम परिवर्तन कर देते हैं। राम प्यारी का नाम हो गया है रम्या और मोहनलाल का नाम हो गया है मैकमोहन। ठीक है। अच्छा, एक और बात बताइए, रम्या ने कहा। आपने मेरी साड़ी की इतनी तारीफ़ कर दी, मैं क्या साड़ी पहनकर सीडीसी जाऊंगी?
शादी के वक्त चाहो तो बेशक साड़ी पहना देना, नहीं शादी तो मुझे तुम्हारी करानी नहीं है। क्यों नहीं करानी? इस बार मैकमोहन बोला। अरे यार, तुम समझती नहीं हो, तुम्हारी शादी करा दूंगा तो कहानी का तनाव खत्म हो जाएगा। पाठक के दिमाग में तनाव बनाए रखना जरूरी है। तनाव खत्म हुआ तो वह कहानी उठाकर एक तरफ फेंक देगा। रम्या ने दृढ़ता से कहा, लेकिन मैं साड़ी पहनकर तो सीडीसी नहीं जाऊंगी। मैं कोई टीचर हूँ क्या? कोई नौकरी पर जा रही हूँ किसी स्कूल में? हाँ, इसमें मुझे कोई दिक्कत नहीं है। आप मज़े से जीन्स और टॉप पहन कर जाइए। अचानक बातचीत में खलल पड़ा। एक मकान की छत से आवाज़ आ रही थी। अरे लेखक महोदय, यहाँ क्यों ले आए मुझे? शशांक ने फिर पन्नों पर सरपट दौड़ना शुरू किया और वह तलाश करता हुआ उस छत तक पहुँच गया जहाँ मोना खड़ी थी। वह यहाँ आकर रुक गया। मोना ने कहा, मुझे यहाँ छत पर क्यों लाए? कपड़ों की बाल्टी उठाने से मेरा सारा बदन दुख रहा है। मोना डार्लिंग, आपको यहाँ छत पर कपड़े सुखाने हैं। फिर पास वाली छत पर एक युवक से आपकी आंख लड़ेंगी और प्यार की एक नई कहानी शुरू होगी। आप बहुत बड़े लेखक होंगे। मैंने भी बहुत किताबें पढ़ी हैं। क्या इस नए दौर में भी ऐसी हसरत मोहानी का ज़माना चल रहा है जो छत पर कपड़े सुखाने वाली से प्यार हो जाएगा? क्या मतलब? हसरत मोहानी के गली बल्ली मरान वाले मकान के पड़ोस में ऐसे ही तो एक लड़की छत पर कपड़े सुखाने आया करती थी, जिसके लिए उन्होंने लिखा है, वो तेरे कोठे पे नंगे पाँव आना याद है, चुपके चुपके रात दिन आंसू बहाना याद है। उन्होंने यह गज़ल 1931 में लिखी थी। आप आज 21वीं सदी में छत वाली वैसी ही प्रेम कहानी को दोहराना चाहते हैं। अब तो उसे नीचे ज़मीन पर उतार लाइए हुजूर। छत का प्यार आज भी हो सकता है, इसमें दिक्कत कहाँ है? दिक्कत यह है कि आपने मुझे उपन्यास में एक पढ़ी लिखी लड़की बताया है, फिर मैं छत पर कपड़े सुखाने क्यों जाऊंगी? मेरी बाई यह काम करेगी, मैं तुम्हें कामवाली बना देता हूँ। इसमें क्या दिक्कत है? पात्र ही तो बदलना है। फिल्मों में जैसा होता है रहता है, हीरो हीरोइन के साथ नौकर नौकरानी का प्रेम प्रसंग भी समांतर चलता रहता है। आप मेरा ऐसा डिमोशन करेंगे, मैं इसे कतई बर्दाश्त नहीं करूँगी। क्यों बर्दाश्त नहीं करोगी? तुम एक पात्र ही तो हो, जो मैं चाहूँ वो भूमिका दे सकता हूँ। तुम्हें क्यों ऐतराज़ होना चाहिए? बिल्कुल ऐतराज़ है। अब आप ऐसा नहीं कर सकते। आपने मुझे अब तक जैसा गढ़ा है और लगातार विकसित करते हुए मेरी जैसी रचना की है, उसमें अब पीछे जाने का कोई रास्ता नहीं है। आपको मुझे आगे ही ले जाना पड़ेगा। मेरी भूमिका पर फिर से सोचना पड़ेगा तुम्हें। छत वाले लड़के से मेरी आंख लड़वानी है तो यह काम किसी अच्छे रेस्तरां में कराओ। इस बीच शशांक को लगातार रजनी की आवाज़ सुनाई दे रही थी। उसने झल्लाते हुए मोना से कहा, मैं उधर से उधर भागते हुए थक गया हूँ, तुम पर अब बाद में सोचूंगा। फ़िलहाल इस मामले को पेंडिंग रखते हैं। अभी मुझे रजनी बुला रही है। रफ ड्राफ्ट के पन्नों पर रजनी की ओर दौड़ते हुए शशांक रास्ते में एक जगह रुका। अस्पताल के बाहर टीवी चैनल वालों की भीड़ जुटी थी। रिपोर्टर अपने अपने चैनल के लोगों वाले बूम हाथ में लिए इधर उधर घूम रहे थे। बाहर ओबी वेंस की लाइन लगी हुई थी। एक सैनिक की तरह सब मोर्चा संभाले हुए थे। कब रजनी बाहर निकले और कब ये रिपोर्टर बूम से बंदूक की तरह तानकर हमला बोले। सबको जैसे इसी बात का इंतजार था। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में स्टार रिपोर्टर कहे जाने वाले विश्वास कुमार की अचानक आवाज़ आई,
हम कितने दिन से यहाँ खड़े हैं, हमें रजनी की एक बाइट दिला दीजिए। ना रजनी की एक बाइट देने की स्थिति में नहीं है, फिर भी इतनी भीड़ में वह आएगी तो सब कौए की तरह उस पर टूट पड़ेंगे। अरे सर, हम अलग से चुपके से अंदर ले चलिए ना, किसी को पता नहीं चलेगा, हम उसकी बाइट ले आएंगे। मुझे पता है कि आप स्क्रीन पर एक्सक्लूसिव का टैग लगाएंगे, दहाड़ दहाड़ कर कहेंगे, ये तस्वीरें केवल हमारा चैनल आप तक पहुंचा रहा है। जी, ये तो होगा ही, लेकिन रजनी की आवाज़ भी तो हम पूरे देश तक पहुंचाएंगे। आप यह क्यों नहीं सोचते कि रजनी की आवाज़ घर घर पहुंचेगी? क्या आवाज़ पहुंचेगी? मुझे मालूम है, क्या मालूम है? आप उसे यही पूछोगे कि अब आप कैसा महसूस कर रही हो। हाँ, यह तो पूछेंगे ही। किसी अभागी महिला के साथ बलात्कार हुआ है और आप उसे पूछेंगे कि कैसा महसूस कर रही हो। यह कोई सवाल है? आप जैसा कहो वैसा पूछ लेंगे, पर एक बार बाइट तो दिलाओ। शशांक को इस स्टार रिपोर्टर के दिमाग की टीआरपी की भूख के चूहे कूदते साफ नजर आ रहे थे। शशांक ने सोचा, क्या यहाँ रजनी को टीवी चैनल वालों से रूबरू कराना ठीक रहेगा? फिर उसे लगा, नहीं, यहाँ टीआरपी का भूत फिर रजनी के साथ एक नया दुष्कर्म शुरू कर देगा। यह अलग ढंग का दुष्कर्म होगा। इसी स्थान पर अस्पताल के बाहर कुछ पुलिस वाले भी खड़े थे, निर्जीव भूत की तरह। शशांक अंदर से उबल रहा था। जब रजनी के साथ हादसा हुआ तब पुलिस 6 घंटे देर से पहुंची थी। अब यहाँ अस्पताल के बाहर खड़ी अपना बहादुर चेहरा वाला मुखौटा दिखा रही थी। अस्पताल के बाहर जब तब न्याय की मांग करते लोगों की भीड़ जुट जाती थी, जिन्हें पुलिस डंडे बरसाकर खदेड़ देती थी। जो भी हो, अभी तो पुलिस को यहाँ रखना ही पड़ेगा, शशांक ने सोचा और रजनी की तरफ आगे बढ़ गया। सामने ही रजनी बोली, आपने ये जादू कहाँ से सीखा? कौन सा जादू? ये गायब होने का जादू। बीच बीच में आप गायब हो जाते हो। अरे भाई, सबको संभालना पड़ता है, तभी तो उपन्यास पूरा होगा। हमारा काम ही ऐसा है, हर चरित्र में घुसना पड़ता है, फिर उस किरदार से बाहर भी निकलना पड़ता है। अभी आप बाहर हो या अंदर? आपने बुलाया, अब अंदर आ गया हूँ। अच्छा, फिर से आपने क्या सोचा मेरे बारे में? सोचना क्या है? हाँ, याद आया, नाम बदलने की बात चल रही थी ना। नाम बदलने से क्या होगा? तो आप क्या चाहती हो? अपनी सोच बदलो। कैसे बदलूं? देखो, आपने मेरी अस्पताल में क्या हालत बना रखी है। लगता है जैसे मेरे जिस्म के साथ नहीं, आत्मा के साथ भी बलात्कार हुआ है। इस हादसे के बाद मैं कैसे जी पाऊंगी जीवन भर? यह घटना साए की तरह मेरा पीछा करेगी। शशांक को लगा रजनी का दर्द उसके शरीर में प्रवेश कर रहा है। अंदर ही अंदर वह भी दर्द से कराहने लगा। तभी रजनी ने कहा, आपने मुझे ऐसी तकलीफ़ में क्यों डाला? इसलिए तकलीफ़ दी कि कहानी की मांग यही थी। आप ऐसे ज़माने की कहानी क्यों नहीं लिखते जिसमें दुष्कर्म हो ही नहीं? अब ज़माना ऐसा कहाँ है, मैं तो ऐसा लिख सकता हूँ। इसी बीच शशांक ने फिर कुछ आवाज़ सुनाई देने लगी। ये रमिया और मैकमोहन की आवाज़ें थीं। वह दौड़कर उनके पास पहुंचा। हाँ बोलो, क्या परेशानी है? रमिया ने कहा, परेशानी यह है कि आप हमें यहीं सीसीडी में छोड़कर चले गए। इतनी रात हो गई है, अब हम घर कैसे जाएंगे? ठीक है, अब तुम घर जा सकते हो। हाँ, लेकिन जाओगे कैसे? देर रात को भी कुछ बसें मिल जाती हैं, बस से चले जाएंगे। नहीं, तुम्हें बस से नहीं भेजूंगा। तुमने देखा नहीं दिल्ली में निर्भया के साथ क्या हुआ था?
तुम मेरे लिए एक नई आफत खड़ी कर सकते हो। ऐसा जोखिम मैं नहीं ले सकता। तो फिर हम टैक्सी से चले जाएंगे। ठीक है, तुम्हें टैक्सी से भेज देता हूँ, लेकिन इस बात की सावधानी रखनी पड़ेगी कि टैक्सी में केवल ड्राइवर हो और कोई अन्य सवारी नहीं उसके साथ ना हो। अकेले आदमी से तो तुम दोनों निपट लोगे। और हाँ, यह भी ज़रूर चेक कर लेना कि टैक्सी के फाटक के अंदर के हैंड टूटे ना हो। ठीक है, हम सावधानी बरतेंगे। तो फिर जाओ, टैक्सी से चले जाओ। ऑल द बेस्ट। शशांक को मालूम था कि अब आगे क्या होने वाला है, लेकिन वह कर भी क्या सकता था। कहानी के आगे बढ़ने का रास्ता यही था। लिहाजा रमिया और मैकमोहन टैक्सी की सारी जांच पड़ताल करने के बाद उसमें बैठ गए, लेकिन कहानी को कुछ और ही मंजूर था। टैक्सी ड्राइवर ने बीच में किसी से मोबाइल पर बात की थी, लेकिन वो ठीक से नहीं सुन पाए। गाजर टमाटर जैसे कुछ शब्द कान में पड़े, लेकिन इनका वे कोई अर्थ लगा नहीं पाए थे। टैक्सी एक सुनसान सड़क पर रुक गई। वहाँ सड़क किनारे दो लोग खड़े थे। टैक्सी रुकते ही वे अंदर आ गए और अपना ऑपरेशन शुरू कर दिया। उसके पास रस्सी थी। दोनों ने अपने अपने अगोछों को रमिया और मैकमोहन के मुंह में ठूस कर बांध दिया। रस्सी से उनके हाथ पैर बांध दिए। फिर कुछ हुआ वह दरिंदे ही कर सकते थे। टैक्सी वालों ने पहले हाथ पैर बंधे हुए मैकमोहन को एक स्थान पर सड़क के किनारे पटका और आगे चले गए। बाद में रमिया पर वहशी हमला किया गया। जो कुछ हुआ वह रोंगटे खड़े कर देने वाला था। रमिया अब अस्पताल में भर्ती थी और शशांक ने भी उसका नाम रजनी रख दिया था। शशांक रजनी के इस हसन पर दुखी होकर सोच में डूबा था कि उसे मोना की आवाज़ सुनाई दी। वह चिल्ला रही थी कि लेखक महाशय। शशांक को सारे काम छोड़कर मोना के पास जाना पड़ा। पन्ना खुलते ही मोना फड़फड़ाई, मुझे क्या अनंत काल तक पेंडिंग में पटके रखोगे? चलिए बताइए, आपकी क्या इच्छा है? आप ऐसे किरदार हैं जो अपनी इच्छा से ही चलेंगी। मेरा तो आप पर अब बस रहा नहीं। बताइए क्या चाहती हैं? मुझे इंडिया गेट ले चलिए। वहाँ आप क्या करेंगी? मैंने स्त्री शक्ति पर कुछ कविताएं लिखी हैं, उसको पोस्टर प्रदर्शनी लाऊंगी। लोगों का हस्ताक्षर अभियान शुरू करूंगी। लोगों के साथ लेकर कैंडल मार्च निकालूंगी। बलात्कारियों को सजा दिलाने के लिए आंदोलन का नेतृत्व करूंगी। अरे वाह, ठीक है, तुम्हें इंडिया गेट के लिए ले चलता हूँ। तुम वहाँ यह सब कर सकती हो। इसमें मेरी कहानी को ताकत ही मिलेगी। शशांक इंडिया गेट पर मोना को छोड़कर आगे बढ़ा तो रजनी के सिसकने की आवाज़ आई। वह दौड़कर फिर रजनी के पास पहुंचा। उसने बड़े प्यार से पूछा, हाँ बोलो रजनी, क्या हुआ? आप यह कह रहे थे कि जैसा ज़माना होगा वैसा ही आप लिखेंगे। हाँ बिल्कुल। तो आप पहले संगम जैसी फिल्में बना करती थीं, तब क्या सचमुच ज़माना वैसा ही था? क्या मतलब, याद नहीं है आपको? एक दौर में हमारे यहाँ कितनी ही फिल्में ऐसी बनी हैं जिनमें दोस्त के लिए स्त्री को एक निर्जीव गिफ्ट की तरह भेंट कर दिया जाता था। बड़े त्याग और बलिदान की मूर्ति बनते थे। यह कहकर दोस्त के लिए अपनी प्रेमिका को छोड़ दिया। तब प्रेमिका क्या एक समान होती थी? उसका दिल नहीं धड़कता था? तब क्या स्त्री के बारे में पुरुष ही आपस में तय करते थे कि उसे किससे प्रेम करना है? क्या हकीकत में ऐसा कोई ज़माना था कभी? अरे यह फिल्म का मामला अलग होता है। मैं फिल्म नहीं बना रहा, उपन्यास लिख रहा हूँ। उपन्यास पर कभी फिल्म भी बन सकती है, बनती भी रही हैं।
सवाल यह है कि क्या आप अपनी कलम से एक आदर्श ज़माने की रचना नहीं कर सकते? नहीं, वो मैं नहीं कर सकता। तुम्हें पहले भी बता चुका हूँ, मुझे तो जैसा ज़माना दिखता है मैं वैसा ही लिखता हूँ। जहाँ ज़माने का हर दिन अपराध और खून से रंगा हो, वहाँ मैं क्या अपने उपन्यास के पन्नों पर खुशबूदार फूल उगाता रहूं? अचानक बातचीत में खलल पड़ा। तेज शोरगुल सुनाई दिया। नारेबाजी से आकाश गूंज रहा था। शशांक तेजी से पन्ने पलटता हुआ इंडिया गेट पर आकर रुका। यहाँ अब मोना का आंदोलन नेतृत्व संभाल लिया था। इंडिया गेट पर भीड़ इकट्ठी हो गई थी और बढ़ती ही जा रही थी। पुलिस ने भीड़ को घेर लिया था और चारों तरफ खाकी वर्दियां ही नजर आ रही थी। वाटर कैनिंग की गाड़ियों ने मोर्चे संभाल लिए। रॉयट कंट्रोल फोर्स भी नीली बसों में भरकर पहुंच गई। भीड़ जब राष्ट्रपति की भवन की ओर बढ़ने लगी तो पुलिस ने लाठियां बरसाना शुरू कर दिया। जवाब में युवकों ने पत्थर फेंकने शुरू कर दिए। इसके बाद पुलिस तो ऐसे पागल हो गई। पुलिस को पगलाए जवान इधर से उधर भागकर मासूम छात्रों पर निर्ममता से लाठी बरसा रहे थे। वाटर कैनिंग वाहनों ने तेज पानी फेंकना शुरू कर दिया। अश्रु गैस के गोले भी छोड़े गए। इंडिया गेट एक युद्ध स्थल में बदल चुका था, जहां निरीह निहत्थे छात्रों और खूंखार खाकी के बीच जंग छिड़ी हुई थी। बड़ी संख्या में युवक युवतियां पुलिस बार्बरता के शिकार बनकर अस्पताल पहुंचे। अगले दिन बड़ी बड़ी तस्वीरों के साथ छपी खबरों में अखबार में पड़े थे। शशांक को अखबारों के बीच से अचानक रजनी की आह भरी आवाज़ सुनाई दी। शशांक इस आंदोलन के कोहराम से निकलकर रजनी के अस्पताल की ओर जा रहा था कि अचानक उसे संपत की आवाज़ सुनाई दी। संपत को अदालत में पेश किया जा रहा था। शायद आंदोलन का ही दबाव था कि गिरफ्तारियों का सिलसिला शुरू हो गया था। संपत को पुलिस ने एक झुग्गी झोपड़ी से दबोच लिया था। संपत को देखने के लिए भीड़ टूट कर पड़ी। अदालत परिसर में पैर रखने की जगह नहीं थी। अचानक कुछ लड़कों ने संपत की जूतों से धुनाई कर दी। पुलिस ने हल्का बल प्रयोग कर भीड़ को खदेड़ा। संपत के चेहरे से हवाइयाँ उड़ी हुई थी। वह मुझसे बोला, मेरे खिलाफ कानून ही तो फैसला करेगा। जनता कानून हाथ में लेकर फैसला करने वाली कौन होती है? मैंने उससे कहा, मॉब हैज़ नो माइंड। भीड़ के दिमाग नहीं होता बेटे, भीड़ तंत्र ऐसे ही फैसले करता है। शशांक संपत को अदालत में छोड़कर फिर रजनी के पास आ गया और कहा, अब सुनाओ, बताओ क्या कर रही हो? अरे भर रही थी। मैं आपको एक बार फिर पूछना चाहती हूँ कि आप मुझे दुष्कर्म का शिकार बनाना चाहते हो, इसलिए कि आज से समय में यह सब हो रहा है। जो हमारे समय का सच है वही तो लिखूँगा, नहीं तो यह सच कि आप कहानी को मसालेदार बनाने के लिए मेरे साथ दुष्कर्म कर रहे हो। नहीं, ऐसा नहीं है। क्या तुम समझती हो कि जब तुम्हारे साथ दुष्कर्म हुआ था तो मुझे बड़ी तकलीफ़ नहीं हुई थी? मैं इतना खिन्न रहा था। 2 दिन तक कुछ नहीं लिखा, लेकिन क्या करूं, सच्चाई वही है जो मैं देख रहा हूं। तो सच्चाई को तुम बदलते क्यों नहीं? आखिर आप एक लेखक हैं, ऐसे समाज की रचना क्यों नहीं करते जिसमें दुष्कर्म हो ही नहीं? मैं यह नहीं कर सकता, मेरा काम नहीं है। मैं कोई समाज शास्त्री नहीं हूँ और ना ही कोई क्रांतिकारी हूँ। मैं केवल एक लेखक हूँ। आप समाज को सही रास्ते पर ला नहीं सकते तो उसे विकृत भी क्यों करते हो? मैं समाज को क्या विकृत करूँगा? वह तो है ही विकृत। बीते ज़माने में हमारे महान अफसाना निगार
सआदत हसन मंटो ने भी कहा है, मैं सोसाइटी की चोली क्या उतारूंगा, वो तो है ही नंगी। मैं उसे कपड़े पहनाने की कोशिश भी नहीं करता, इसलिए यह मेरा काम नहीं है, दर्जियों का है। यदि ऐसा है तो मेरी नज़र में सोसाइटी के लिए तुमसे ज़्यादा अच्छा दर्जी है। रजनी सुबकने लगी थी। शशांक रजनी को उसके हाल पर ही यह छोड़कर अस्पताल से बाहर निकल आया। शशांक ने रफ ड्राफ्ट के आगे के पन्नों पर नज़र दौड़ाई। रजनी के साथ दुष्कर्म के बाकी बचे 2 आरोपियों को भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था। इनके नाम के कजोड़ और मुरारी। संपत को पुलिस पहले ही गिरफ्तार कर चुकी थी। ये तीनों एक ही गांव के थे। गांव का नाम था बेगस। कजोड़ गांव से दिल्ली आकर कुल्फी का ठेला लगाता था। मुरारी टैक्सी चलाता था। शशांक इन पन्नों से गुजर रहा था कि अचानक उसे संपत की दर्द में डूबी आवाज़ सुनाई दी। वह रो रहा था। वह बोला, तुमने अच्छा नहीं किया, मुझे इनकी संगत में क्यों फंसा दिया। मैं अच्छा भला बीए करके यहाँ आईएएस परीक्षा की तैयारी के लिए आया था। तुमने मुझे गांव के इन दोनों गुंडों के साथ मिलवाकर मेरा पूरा जीवन अंधकार में डाल दिया है। चूँकि तुम एक ही गांव के हो, इसलिए तुम्हें मिलवाना तो लाजमी था। पराए शहर में एक ही गांव के लोग मिल जाते हैं। नहीं, ये दोनों समाज के क्रूर चेहरे हैं। इन्होंने जिस तरह रमिया को नोचा खरोचा, उसे तो देखकर मेरे भी रोंगटे खड़े हो गए थे। लेकिन तब मैं भी इनके साथ अपराधी था, इसलिए कुछ नहीं कर सकता था। टैक्सी ड्राइवर ने मोबाइल पर जो बात की थी, उसमें गाजर टमाटर का क्या मतलब था। गाजर जैसा सूता हुआ बदन और टमाटर जैसा लाल रंग। क्या कहा था तुमसे तुम्हारे इन दोस्तों ने? ये बोले कि शहरों में तो ऐसा ही होता है, हम पहले भी ऐसा कर चुके हैं। शहर की लड़कियों को इसकी आदत होती है। मैं इनकी बातों में आ गया। अब मैं जेल में आ गया हूँ और गांव में मेरी बूढ़ी माँ अकेली रह गई, जो सिर पटक पटक कर रोएगी। समाज में ऐसा ही होता है। आप जैसे लोग कई बार घुन की तरह गेहूं के साथ पिस जाते हैं। तुम्हारी नियति में लिखा था, मैं भी इसके अलावा कुछ और नहीं लिख सकता। अब पछताने से क्या फ़ायदा। जब चिड़िया चुग गई खेत। अचानक शशांक को बहुत सारी चिड़ियाओं के चहचहाने की आवाज़ सुनाई दी। वह भागकर रफ ड्राफ्ट के खेत पर पहुंचा, जहां चिड़ियाएं जश्न मना रही थी और सचमुच खेत का सारा बाजरा चुग गई थी। एक वृद्ध महिला माथा पटक कर रो रही थी। यह संपत की माँ थी। उसने संपत को शहर में पढ़ने के लिए भेजा था, लेकिन उसे पता नहीं था कि उसका सपूत क्या कारगुजारी कर बैठा है। शशांक को अपनी गलती का एहसास हुआ। वह चिड़िया को बाजरे के खेत में छोड़कर भूल गया था। दिल्ली के टैक्सी ड्राइवर मुरारी की तरह उसने और चिड़ियाओं को भी दावत के लिए बुला लिया और सब एक साथ बाजरे के सट्टों पर टूट पड़ी। संपत को लेकर शशांक उसकी माँ से बात करना चाहता था, लेकिन इसी बीच उसे रजनी की दहाड़ सुनाई दी। वह दौड़कर रजनी के पास पहुंचा और पूछा, क्या हुआ? इतनी तेज चीखने की आवाज़ कैसे आई? क्या बहुत दर्द हो रहा है? हाँ, सीने में बहुत तेज़ दर्द हो रहा है। मेरी आत्मा रो रही है। क्यों? आत्मा क्यों रो रही है? इस हादसे को मैं एक क्षण के लिए भी नहीं भूलती। जिस्म का दर्द तो बर्दाश्त हो जाता है, लेकिन घायल पंछी की तरह मन फड़फड़ाता रहता है तो वह सहन नहीं होता। तुमने मेरी हालत ऐसी क्यों की? मैं तुमसे फिर पूछना चाहूँगी कि तुम्हारे लिखने का समाज को आखिर क्या फ़ायदा है? शशांक ने रजनी का दर्द अपने भीतर महसूस किया और उसकी आंखें नम हो गई। वह बोला, देखो, लिखने का तो
फ़ायदा नुकसान मैं नहीं जानता। मैं केवल यह बता सकता हूँ कि हमारे समाज में यहाँ फोड़ा है। फोड़े का ऑपरेशन मैं नहीं कर सकता। यानी आप केवल डायग्नोस्टिक मशीन हैं, डॉक्टर नहीं हैं। उपचार नहीं कर सकते, यही कहना चाहते हैं आप ना। आप जब आप समाज को कोई दशा नहीं दे सकते तो फिर फोड़े फुंसी बताने की भी क्या ज़रूरत है। समाज में एक से एक अच्छे उपदेश दे सकता हूँ, लेकिन आजकल कहानियों में उपदेश देने का रिवाज नहीं है। उपदेश कोई पढ़ना नहीं चाहता। यानी आपकी चिंता यह है कि आपकी कहानी कैसे बिके। सवाल यह नहीं है कहानी पढ़ी जाए तो यह कहानी पहली शर्त होनी चाहिए। उपदेश आजकल कोई नहीं सुनना चाहता। हाँ, मैं एक काम कर सकता हूँ, तुम्हें एक प्रेरक पात्र के रूप में पेश कर सकता हूँ, जिससे लोग जीवन में संघर्ष की प्रेरणा लेंगे। वह कैसे? तुम्हारा नाम अभी रजनी है, या रजनी यानी रात, इसलिए मैं उपन्यास का शीर्षक रखा हूँ रात का अंधकार। लेकिन मैं तुम्हें अब समाज की विद्रूपाओं से लड़ने वाली ऐसी स्त्री बनाऊंगा जो लोगों के जीवन में रात का अंधकार दूर कर उषा काल लाएगी। इसलिए मैं अब तुम्हारा नाम बदल कर उषा रखता हूँ और उपन्यास का नया शीर्षक होगा लो सुबह हो गई। अब आप सब कुछ करोगे, लेकिन दुष्कर्म मुक्त समाज की कहानी नहीं लिखोगे। नहीं, मैं नहीं कर सकता। फिर सुबह आएगी कैसे? फिर तो आप इस रफ ड्राफ्ट को कितना भी फेयर कर लो, समाज के लिए तो यह रफ ड्राफ्ट ही रहेगा। इसी बीच रजनी के गले से फिर एक तेज चीख निकली। नर्स और डॉक्टर रजनी की ओर दौड़े। रजनी को जोर से हिचकी आई कि वह शांत हो गई। उसकी सांसें थम चुकी थी। शशांक की आंखों से आंसू बह निकले। वह केवल रो सकता था। वह केवल एक लेखक था। उम्मीद है आपको मेरी यह कहानी अच्छी लगी होगी, और अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।